हेलो एवरीवन, डिस्कस करेंगे इस वाली वीडियो में आपका यूटेट 1 का पेडागोजी सेक्शन। पहला क्वेश्चन है, कोलबर्ग के सिद्धांत के पारंपरिक स्तर पर नैतिकता को जांचा जाता है समाज के नियम कानून के आधार पर, इसके परिणामों के आधार पर, अमूर्त सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होते हैं आपके लॉज एंड रूल्स ऑफ सोसाइटी ए, ठीक है, ये आपकी कन्वेंशनल लेवल है जहां पर समाज या कानून के जो नियम है वो तय करते हैं क्या सही है क्या गलत है। बहुत प्रकार की बुद्धियां होती हैं जैसे शाब्दिक, गणितीय, शारीरिक, गत्यात्मक आदि। इस अवधारणा को किसके द्वारा दिया गया है? विने, गार्डनर, स्टर्नबर्ग, वेस्लर, और ये है आपका गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस, वहां से आया है आपका ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे शील गुण जो अत्यधिक अनुवांशिक होते हैं उन्हें पर्यावरणीय कारकों से दृढ़ता पूर्वक प्रभावित किया जा सकता है। व्याख्या है इसकी, ठीक है, ये कथन था। व्याख्या है, लंबाई अत्यधिक अनुवांशिक होती है किंतु पोषण एवं अन्य कारकों के परिणाम स्वरूप बहुत से देशों में औसत लंबाई बढ़ी। तो देखिए, बिल्कुल हमने पढ़ रखा है कि जो हेरिडिटी और एनवायरमेंट है उसके इंटर रिलेशन से ही आपके जो डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि हेरिडिटेबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको काफी अच्छी मिली हो, लेकिन अगर आपको प्रॉपर एनवायरमेंट नहीं मिलेगा तो वो सब क्या होंगे, अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि हाइट जो है वो आपकी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, अनुवांशिक है, लेकिन पर्यावरणीय कारक जो है उसे दृढ़ता पूर्वक प्रभावित कर सकते हैं। तो ये व्याख्या में यही है, एग्जाम्पल तरीके से लिया गया है कि लंबाई जो है अत्यधिक अनुवांशिक गुण है, लेकिन कई जगहों पर यह देखा गया कई देशों में कि पोषण और अन्य कारकों के परिणाम स्वरूप इन देशों में औसत लंबाई बढ़ी है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर वहां पे पोषण अच्छा है या कोई और जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो इन्वॉल्व हो रहा है जो कि जिसकी वजह से वहां लंबी हाइट जो है वो लोगों की रिक्वायर्ड है, तो वहां पर औसत लंबाई बढ़ी होगी। तो यहां पर आपका कथन सत्य है, वह उसकी व्याख्या भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जितना अधिक सूचना के प्रसंस्करण के विस्तार हेतु प्रयास किए जाएंगे उतनी ही सरलता से बाद में सूचना को याद किया जाएगा। और कथन 2 है, जब हमें नई सूचना प्राप्त होती है उस समय पर प्रसंस्करण का स्तर जितना गहरा होता है तो सूचना के दीर्घकालिक स्मृति में प्रवेश करने की संभावना उतनी अधिक होती है। तो देखिए, हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो ये कह रहा है कि अगर हम जो इंफॉर्मेशन है उसे प्रोसेस करने के लिए जो एफर्ट्स है, प्रयास है, वो और ज्यादा बढ़ा दें तो वो हम आसानी से दोबारा रिकॉल कर पाएंगे। कोई चीज है जो भाई हमें बहुत अच्छी तरह से याद हो रही है क्योंकि हमने उसके लिए एफर्ट किया था, तो आगे लेटर कभी भी हमें जरूरत पड़ी तो हम उसे अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे। बिल्कुल सही है, तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट हो गई यहाँ पे। स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करें कि अगर कोई नई इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई है, कोई नई सूचना हमारे सामने आई है और हमने बहुत डीपर लेवल्स पर जाकर उसमें प्रोसेसिंग की है, उसे समझने की कोशिश की है, तो हम ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि उस इंफॉर्मेशन को हम ज्यादा समय तक याद रखेंगे क्योंकि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया। तो बिल्कुल सही बात है कि भाई जिसके ऊपर आप जितना एफर्ट करोगे, जितना आप उसको याद करने की कोशिश करोगे, प्रोसेस करने की, समझने की कोशिश करोगे, उतना ही आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। किसी विधि में व्यक्ति समस्या समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता है, अपितु केवल उन्हीं विकल्पों का चयन करता है और समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है जो उसे संगत प्रतीत होते हैं। ये आपकी कौन सी विधि है? ठीक है, स्वतः शोधन अन्वेषण, यादृच्छिक अन्वेषण विधि, साधन साध्य विश्लेषण, पश्चगामी अन्वेषण। नेक्स्ट देखेंगे, कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से करना है। तो यहाँ पर कॉलम ए में आपको ग्रामर, सीमैटिक विकास, बैबलिंग, फोनोलॉजिकल विकास दिया है। तो ग्रामर में देखिए हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी भाषा के जो नियम है या रूल्स है उन्हें पढ़ा जाता है। सिमेंटिक का मतलब होता है जब हम शब्दों के अर्थों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं उन शब्दों के अर्थों को। बैबलिंग, जब वो जैसे बच्चा बोलना शुरू करता है ना, तो भाषा का जो आप शुरू में जो आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो है। और फोनोलॉजिकल विकास का मतलब है जब हम सही साउंड वगैरह यूज करके अपनी भाषा को सही तरीके से बोलते हैं ताकि सामने वाले के साथ हम कम्युनिकेट कर पाए। तो बेसिकली आपकी साउंड से रिलेटेड है। तो ग्रामर से आपका आ जाएगा बी, ठीक है, एक भाषा में निहित नियम। फिर सिमेटिक विकास से आपका आ जाएगा बोलने व लिखने की भाषा के अर्थ को समझना। बैबलिंग से आपका आ जाएगा भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था। और फोनोलॉजिकल विकास से आ जाएगा पहचानने योग्य भाषा बोलने की क्षमता। तो 1 का आपका बी है, 1 का बी है, 2 का डी है, 3 का आपका सी है और यहाँ पर ए। तो यहाँ 4th में ही केवल ए था आपका। इस तरीके से भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको ए भी पता है तो आप कर सकते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं। विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा, बिल्कुल है। सुंदर कक्षा कक्ष, रुचि एवं विद्यार्थियों में अभिक्षमता,
विद्यालय की आधारभूत संरचना। तो देखिए सुंदर कक्ष नहीं आएगा, ये फिजिकल एनवायरनमेंट की बात हो रही है। रुचि एवं विद्यार्थियों में अभिक्षमता ये आएगा। विद्यालय की आधारभूत संरचना ये भी नहीं आएगा, ये भी फिजिकल एनवायरनमेंट की बात हो रही है। मनोवैज्ञानिक कारकों की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें 1 और 3 आएंगे, और जो कि है आपका सी ऑप्शन। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए, रंग बिरंगी, बहुसंवेदी, आकार में बड़ी, आकर्षक। तो देखिए अगर अलग अलग तरह की स्पेसिफिक नीड्स हैं बच्चों की, विशेष आवश्यकताएं हैं, तो यहाँ पर आप मल्टी सेंसरी टीचिंग एड को यूज करेंगे। ठीक है, मल्टी सेंसरी। जब एक विद्यार्थी उस व्यवहार को निष्पादित करना सीखता है जो सकारात्मक परिणाम देता है और उस व्यवहार को करने से बचता है जिससे उसे नकारात्मक परिणाम मिले, यह उदाहरण है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, शास्त्रीय अनुबंधन का, समक्षणिक अनुबंधन का, संकेत कालिक अनुबंधन का। तो ये आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग का एग्जाम्पल है। आप किस परिस्थिति में विद्यार्थियों को सतत पुनर्बलन देंगे? ठीक है, तो कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट की बात की गई है। पूर्व व्यवहार को स्थापित करने के लिए, नए व्यवहार को स्थापित करने के लिए, नए व्यवहार को बनाए रखने के लिए, बी और सी। तो देखिए यहाँ पर जो बेस्ट यूज होता है आपका कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, वो आपके नए व्यवहार को सीखने के लिए होता है। ठीक है, और जब हम एक व्यवहार को सीख जाते हैं और जब हम उसे मेंटेन कर रहे होते हैं, तो अक्सर जो रीइंफोर्समेंट होता है उसको पार्शियल पे कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि बीच बीच में जो रीइंफोर्समेंट दिया जाए ताकि वो मेंटेन रहे। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर बी ऑप्शन होना चाहिए, नए व्यवहार को स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपने कभी किसी को अंधेरे कमरे में फ्लैशलाइट लहराते हुए देखा और उसके पीछे आपको रोशनी का पथ दिखाई दिया, तो आप विज्ञ हैं। स्मृति डैश स्मृति के संचालन से, लघुकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति, प्रक्रियात्मक स्थिति या संवेदी स्मृति। तो बेसिकली आपकी सेंसरी मेमोरी या संवेदी स्मृति है। इसको अगर आप थोड़ा बहुत लॉजिक भी लगाएंगे तो अंधेरे कमरे में आपको फ्लैश लाइट लहराते हुए दिख रही है और उसके पीछे आपको रोशनी का पथ दिखाई दे रहा है, बेसिकली आप अपने सेंसेस के थ्रू उसे परसीव भी कर रहे हैं, सेंसरी मेमोरी आएगी। ठीक है, बहुत कम समय के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षम बच्चे की कौन सी विशेषताएं? ठीक है, तो लर्निंग डिसेबल चाइल्ड के बारे में पूछा गया है, उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? अच्छी ध्यान अवधि, बिल्कुल नहीं। लिखते समय अक्षरों को छोड़ना, ये होता है। गणितीय चिन्हों को समझने में कठिनाई, ये भी होता है। तो आपका 2 और 3 आएगा, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन विद्यालय में समावेशी वातावरण के विकास में सहायक होगा? तो इंक्लूसिव एजुकेशन पर है आपका, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट के ऊपर। सभी गतिविधियों में पूर्ण प्रतिभागिता सुनिश्चित करना, बाधा रहित वातावरण का सृजन, पाठ्यचर्या अनुकूलन एवं कक्षा प्रबंधन, उपरोक्त सभी। तो ये आपकी सभी आ जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। फुल पार्टिसिपेशन भी आप इंश्योर करेंगे, आप एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट भी बनाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आप करिकुलम में भी चेंजेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशित शिक्षा की अवधारणा को अभिव्यक्त करता है? सभी बच्चे साथ सीखते हैं, क्षमताओं के स्थान पर अक्षमताओं पर अधिक ध्यान, व्यक्तिगत सीखने के तरीके पर ध्यान, समता पूर्वक सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का सम्मान। इसमें ये तो होगा फर्स्ट वाला, सभी बच्चे साथ सीखते हैं। ठीक है, इंक्लूसिव जो आपका एजुकेशन है इसी पर बेस्ड है। सेकंड नहीं हो सकता, क्षमताओं के स्थान पर अक्षमताओं पर ध्यान, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत सीखने के तरीके पर ध्यान, बिल्कुल। आप इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करेंगे, उसकी लर्निंग स्टाइल पर फोकस करेंगे और सभी बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे। तो ये आपका आना चाहिए 1, 3 और 4, सी ऑप्शन। एनईपी 2020 केंद्रित करती है रचनात्मक आकलन पर आधारित प्रगति, योगात्मक आकलन पर आधारित प्रगति कार्ड पर, व्यापक आकलन पर आधारित प्रगति कार्ड पर या 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड पर। तो ये तो आपके एनईपी जिसने भी डिस्कस की होगी, आपने सुना भी होगा हर बार, हाँ डिस्कस करते हुए बोलते भी हैं कि 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर बात की गई है। बच्चे का संपूर्ण विकास करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट के विषय में बोला है। तो ये 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड पर। निम्नलिखित में से आकलन का कौन सा तरीका शिक्षक को न केवल प्रत्येक बच्चे के सीखने में गैप को समझने अपितु स्वयं के शिक्षा अधिगम को बच्चों की आवश्यकताओं एवं सीखने के तरीके के अनुसार समीक्षा करने, संशोधित व चिंतन करने में सहायता करता है? अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के लिए आकलन या प्रोन्नति के आकलन। तो देखिए ये क्या है आपका, ये है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये जो आप बीच बीच में टीचर जो है टेस्ट लेती है, तो वहां पर वो क्या चेक करती हैं कि बच्चे ठीक से सीख रहे हैं नहीं, जो बच्चों को सिखाया जा रहा है। प्रत्येक बच्चे के सीखने में अगर कोई यहाँ पर उन्हें गैप नजर आ रहा है कि कौन से टॉपिक से कौन से कॉन्सेप्ट में बच्चे वीक पढ़ रहे हैं, तो वो भी टीचर को समझ में आ जाता है। साथ ही साथ ये अपने मूल्यांकन के लिए भी होता है, टीचर खुद के लिए भी ये इसको एज अ रिव्यू लेती है कि मतलब किस तरीके से मुझे अपने टीचिंग में मॉडिफिकेशन करना है ताकि मैं बच्चों के अकॉर्डिंग इस टॉपिक को समझा सकूं। ठीक है, तो अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग हो गई। रक्षा अपने सभी काम निर्धारित समय पर पूरे करती है, वह नियमित रूप से पढ़ाई करती है क्योंकि वह डॉक्टर बनना चाहती है, वह
आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, बाह्य रूप से अभिप्रेरित है, प्रशंसा पाने के लिए अभिप्रेरित है, कठिन परिश्रमी है किंतु महत्वाकांक्षी है। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। कोई विद्यार्थी विद्यालय में कितना अभिप्रेरित है यह जानने के लिए आप किस तकनीक का सरलता से प्रयोग कर सकते हैं। तो कौन मोटिवेटेड है इसको आप कैसे चेक करेंगे, अवलोकन विधि, प्रक्षेपीय विधि, प्रश्नावली विधि, व्यक्तिवृत्त विधि। तो इसमें आप ऑब्जर्वेशन टेक्निक यूज करेंगे, अवलोकन विधि। इजीली आपको आइडेंटिफाई करना है ना कौन बच्चा मोटिवेटेड है कौन सा नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, मैस्लो के अनुसार एक स्थिति में जिसमें व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंच जाता है को कहते हैं स्व जागरूकता, आत्मसिद्धि, आत्मसम्मान, आत्म प्रभावकारिता। तो आपका हाईएस्ट लेवल है मैस्लो की नीड्स की जो हिरार्की, इसमें आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां इंसान खुद को समझ सकता है, खुद को समझ जाता है। यदि किसी बच्चे में प्रशिक्षण के बाद किसी ज्ञान या कौशल को प्राप्त करने की क्षमता है तो यह दर्शाता है उसकी बुद्धि को, अभिक्षमता को, रुचि को, अभिव्यक्ति को। तो क्या है, ये एप्टीट्यूड है, अभिक्षमता। ठीक है, किसी भी चीज के लिए अगर हमारे अंदर एप्टीट्यूड होता है तो हम उसको, उस स्किल को सीख कर आगे उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आता है ना। क्वेश्चन नंबर 21, कथन है संवेग के विकास को परिपक्वता तथा अधिगम दोनों ही प्रभावित करते हैं। कथन 2 है, ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर करती हैं तथा परस्पर संबंधी हैं। पेडागोजी में जो परिपक्वता है, ठीक है, जिसे आप मैच्योरेशन कह रहे हैं, इस मैच्योरेशन को हम किससे जोड़ के देखते हैं, ग्रोथ। पेडागोजी में आपको हमेशा मैंने बताया है कि मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है, ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है, आपकी फिजिकल ग्रोथ की बात होती है, यहाँ पर वृद्धि को दर्शा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखें, पहला कथन तो हमारा सही आ रहा है कि संवेग के विकास को परिपक्वता तथा अधिगम दोनों ही प्रभावित करते हैं, कि भाई इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो आपका ग्रोथ पे भी डिपेंड करता है और लर्निंग पे भी डिपेंड करता है। अभी जैसे जैसे बच्चे के अंदर जो फिजिकल ग्रोथ है वो सही से अगर प्रॉपर होगी तो वो इमोशनली भी काफी स्टेबल होगा। ठीक है ना, कई बच्चे जो है अपनी हेल्थ से अगर परेशान रहते हैं, उनमें ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, तो उनके इमोशनल लेवल पर भी उन्हें परेशानियां देखने को मिलती है। भाई हमेशा चिड़चिड़े से रहते हैं क्योंकि बहुत वीक फील करते हैं, हमेशा बीमार रहते हैं, और लर्निंग भी उसे प्रभावित करती है। जितना बच्चा सीखेगा उतना ही ज्यादा उसका इमोशनल डेवलपमेंट होता है। लेकिन जो सेकंड वाला आपका ये कहा गया है, ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर करती है तथा परस्पर संबंधी हैं। तो लर्निंग आपकी ग्रोथ पर तो डिपेंड करती है। ठीक है, लर्निंग जो है आपकी ग्रोथ से प्रभावित होती है, वृद्धि जैसे जैसे होती है लर्निंग पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है, और प्रॉपर हो रही है ग्रोथ या नहीं वो आपके लर्निंग को अफेक्ट करेगी। और अगर हम मैच्योरेशन को जनरल सेंस के रूप में देखें तो आपके दोनों कथन सत्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की अवधारणात्मक समझ के परीक्षण हेतु सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चों की अगर मैं चेक करनी है तो किस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे। भारत की राजधानी क्या है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो बच्चा रट के बताएगा। 9 ग्रहों के नाम बताइए, ये भी बच्चा रट के बता देगा। रेगिस्तान में पौधों के कांटे क्यों होते हैं। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जहां पे बच्चे को थोड़ा विचार करके बताना पड़ेगा, और किसी राष्ट्रपिता कहा जाता है ये भी रट के बताना। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से आप किस बच्चे को सृजनात्मक कहेंगे। जो नए विचार प्रस्तुत करता है, बिल्कुल कहेंगे। जो नई वस्तुएं बनाता है, ये भी सही है। जो अपने कार्य में नवीनता और मौलिकता का प्रदर्शन करता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। 6 से 8 वर्ष वर्ग के बच्चों के विकासात्मक कार्य हैं 2 शब्द बोलना सीखना, ये तो बच्चा बहुत पहले ही सीख जाता है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। 6 साल की उम्र में तो बच्चा काफी कुछ बोलेगा। सरल खेलों के लिए शारीरिक कौशल सीखना, हाँ ये हो सकता है। पढ़ने, गणना एवं लिखने की मूलभूत कौशलों का विकास, हाँ ये भी सही है। तो आपका 2 और 3 होना चाहिए, सी। रीना एक प्रतिभावान छात्रा है, बुद्धि परीक्षण के आधार पर उसे मेधावी कहा जा सकता है, किंतु वह सदैव महसूस करती है कि उसकी कक्षा नीरस है। एक शिक्षक के रूप में आप रीना को कैसे सहायता कर सकते हैं। उसे सामान्य शिक्षण विधि द्वारा पढ़ाकर, उच्च स्तरीय कौशल विकास हेतु रोचक शिक्षण विधि का प्रयोग करके, उसको कक्षा का मॉनिटर बनाकर, उसको अधिक गृह कार्य देकर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एज ए टीचर एक गिफ्टेड स्टूडेंट को टैकल करने का यही तरीका है। विद्यार्थियों में टीम भावना के विकास में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वातावरण सहायक होगा। प्रतिस्पर्धात्मक, सहयोगात्मक, व्यक्तिपरक, अनुशासित। तो आपको बच्चों में टीम स्पिरिट जगानी है, तो आपको कोऑपरेटिव फीलिंग बच्चों के अंदर लानी होगी, सहयोगात्मक। कक्षा शिक्षण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी चीज सुनिश्चित की जानी चाहिए। डिजिटल टीएलएम का प्रयोग, आईसीटी का अधिकतम उपयोग, व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप शिक्षण, व्याख्यान विधि का प्रयोग। तो यहाँ पर आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी टीचिंग होनी चाहिए, तो सी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन संवेगात्मक बुद्धि की विशेषताएं हैं। उच्च आईक्यू किंतु अस्थिर, नहीं ये नहीं होगा आपका। संवेगात्मक बुद्धि मतलब इमोशनली भी बच्चे के अंदर काफी इंटेलिजेंस होनी चाहिए, तो इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, तो यहाँ अस्थिर लिखा है।
तो ये रॉन्ग हो गया। दूसरों को अभिप्रेरित करने में सक्षम, करेक्ट है। स्वयं के संवेगों का प्रबंधन, ये भी करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 and 3 यानी कि ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे। पियाजे के अनुसार बच्चे विश्व के विषय में बढ़ते ज्ञान का निर्माण निम्न 2 प्रक्रियाओं द्वारा करते हैं। आत्मसातीकरण एवं अनुकूलन, आत्मसातीकरण एवं स्कैफोल्डिंग, स्कीमा एवं आत्मसातीकरण, स्कीमा एवं अनुकूलन। तो आपका ए ऑप्शन होगा एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। छोटे बच्चों में स्वयं के दृष्टिकोण को दूसरों से भिन्न करने की असमर्थता को क्या कहा जाता है? संरक्षण, अहम भाव, अंतःस्थिति, चिंतन, वस्तु स्थायित्व। तो ये क्या है आपका? ईगोसेंट्रिज्म, अहम भाव होता है बच्चों के अंदर। ये भी पियाजे की थ्योरी से ही आया है, जहां बच्चे सिर्फ अपने आप का जो व्यू पॉइंट है उसी को समझते हैं, दूसरे के व्यू पॉइंट को कंसीडर करने की कोशिश नहीं करते कि दूसरे के विचार मुझसे अलग भी हो सकते हैं, उसके विचारों को समझना नहीं चाहते। उनको लगता है जैसा मैं सोच रहा हूं तो वही सब लोग सोचते हैं। ठीक है, तो ईगोसेंट्रिज्म। तो ये थे आपके यूटेट 1 के पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस। मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।